स्वागत है आपका अविन IAS के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडीज़ पेपर 1 पार्ट ए के 6 मार्कर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। ध्यान ये रखना है कि हम लोग इसमें एक एक बातों को नहीं बताऊंगा मैं आपको। हाँ, हमारा फोकस जो होगा वो इस बात पे होगा कि प्रश्न को लिखना कैसे है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपके पास नोट्स हैं, आपके पास किताबें हैं, आपने पहले तैयारी कर रखी है, तो मैं एक एक पॉइंट्स को नहीं एक्सप्लेन करूँगा। हाँ, बल्कि ये ज़रूर बताऊँगा कि हाँ, पहला पार्ट क्या होना चाहिए, दूसरा पार्ट क्या होना चाहिए और किस तरह से हमें उसे आगे बढ़ना है क्वेश्चन में। कुल मिलाकर क्वेश्चन आंसर का जो फॉर्मेट होगा वो हम लोग डिस्कशन में डिस्कस करते हैं। चलिए, हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था वर्साई की संधि की शर्तें। तो सबसे पहले एक छोटा सा उसका इंट्रो लिखना है 2 लाइन का, कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर पेरिस शांति सम्मेलन के अंतर्गत मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ 28 जून 1919, अगर आपको डेट याद है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि तथ्य इम्पॉर्टेंट होते हैं, को वर्साई की संधि की गई जिसकी शर्तें निम्नलिखित थीं। देखिए, प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया है कि वर्साई की संधि की शर्तें लिखिए, तो एक छोटा सा ही हमको भूमिका देनी है और उसके बाद सीधे आ जाना है उसकी शर्तों पे। तो इसके अंतर्गत आप डायरेक्ट पॉइंट्स नहीं लिखें, बल्कि इस तरह से विभक्त कर दें, बांट दें। पहला था प्रादेशिक व्यवस्था, या इसको हम कह सकते हैं टेरिटोरियल अरेंजमेंट्स, कि अल्सास लारेन का जो क्षेत्र था वो जर्मनी से लेकर के फ्रांस को दे दिया उन्होंने। बेल्जियम तथा लग्जमबर्ग को तटस्थता को समाप्त कर दिया गया। मेमिल का बंदरगाह लुथियाना को दे दिया। मतलब इस प्रादेशिक व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने पूरा क्षेत्रीय शर्तों को लागू किया। इसके बाद आप सैनिक व्यवस्थाएं लिखें, जिसके अंतर्गत जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा को समाप्त किया गया। 12 वर्षों तक जर्मनी की आर्मी 1 लाख तक ही रहेगी, उससे अधिक नहीं होगी। जर्मनी युद्ध सामग्री का निर्माण नहीं करेगा और आयात नहीं करेगा। जर्मन वायुसेना को भंग किया गया। तो ये 3-4 पॉइंट लिख दीजिए। फिर लिखनी है आर्थिक व्यवस्था क्या की गई। जर्मनी के ऊपर युद्ध हर्जाना का भार डाल दिया गया। 5 अरब डॉलर मित्र राष्ट्रों को देने के लिए कहा गया। उपनिवेशों में जो जर्मनी की पूंजी थी उसको जब्त कर लिया गया। और इसके अलावा एक अन्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत हम लोग लिख सकते हैं कि अन्य युद्ध के लिए जर्मनी के जो सम्राट थे विलियम केसर, उनको अपराधी माना गया और उसे मुकदमा चलाने का निर्णय लिया गया। हालांकि ये संभव नहीं हो पाया था। तो अलग अलग इस तरह से 4 भागों में इसको बांट के इसके पॉइंट्स को लिखेंगे, तो ये एक तरह से प्रॉपर आपका आंसर बन जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न था वो है लेनिन की सफलताओं के से संबंधित। यहाँ पे भी भाई एक छोटी सी भूमिका। व्लादिमीर लेनिन रूस के मार्क्सवादी विचारक थे। रूस के इतिहास में लेनिन का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ तक कि विश्व की राजनीति को भी उन्होंने एक नया आयाम दिया, नया रंग दिया, और रूस की क्रांति का नेतृत्व करके सत्ता में आए वो। और उनकी जो मुख्य उपलब्धियां हैं वो इस प्रकार हैं, हम लोग लिख सकते हैं। जैसे पहले रूसी कम्युनिस्ट पार्टी की उन्होंने स्थापना की, बोल्शेविक, ध्यान रखिएगा। लेनिन के मार्क्सवादी विचारों को लेनिनवाद के नाम से जाना जाने लगा। रूसी क्रांति का नेतृत्व किया और क्रांति सफल हुई तो उन्हें सत्ता में आए वो। जब 1918 से 1920 तक गृह युद्ध जैसी परिस्थितियां थीं, बाहरी देशों के सैनिक हस्तक्षेप थे, तो लेनिन ने विदेशी आक्रमणकारियों और प्रतिक्रांतिकारियों से दृढ़ लोहा लेने के लिए सोवियत जनता को मोटिवेट किया, प्रेरणा दी, उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने किताबें भी लिखी हैं 2, तो उसका भी उल्लेख हम लोग कर सकते हैं। फिर हम लोग ये लिख सकते हैं कि जब 7 नवंबर 1917 को लेनिन की अध्यक्षता में सोवियत सरकार की स्थापना हुई, तो उन्होंने सोवियत शासन में शांति स्थापना पर बल देना शुरू किया और नई आर्थिक नीति जो वो लेकर के आए उसके अंतर्गत भूमि छीनकर जमींदारों से सारी भू संपत्ति पर राष्ट्र का स्वामित्व स्थापित कर दिया गया। व्यवसायी तथा कारखानों पर श्रमिकों का नियंत्रण हो गया और बैंकों तथा परिवहन साधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो इस तरह से लेनिन की सफलताएं हम लोग पॉइंट में लिख सकते हैं, उनके एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। अगर आपके पास समय बचता है और कंटेंट है तो 2 लाइन का यहाँ पे कंक्लूजन भी लिख सकते हैं कि रूस के इतिहास में लेनिन एक महत्वपूर्ण विचारधारक हैं
बहुत बड़े थिंकर हैं, एक उसके बहुत बड़े नेता हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रसंघ की विफलता या द्वितीय विश्व युद्ध के लिए राष्ट्रसंघ कहाँ तक जिम्मेदार था। तो उसको जिम्मेदार बनाने के लिए ज़रूरत होगी कि उसको हम उसके फेलियर के बारे में बात करें, उसकी विफलता को दिखाएं। तो एक 2 लाइन का इंट्रोडक्शन कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्रसंघ की स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना था और पुनः ऐसा कोई विश्व युद्ध न हो इस तरह के प्रयास करना था और विश्व शांति के लिए कार्य करना था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। उसके निम्नलिखित कारण थे, जैसे जर्मनी, जापान, इटली द्वारा इसकी सदस्यता को छोड़ दिया गया। अमेरिका, जिसने स्वयं राष्ट्र संघ के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई थी, ने स्वयं उसकी सदस्यता को ग्रहण नहीं किया, यानी अमेरिका का कोई रोल नहीं था। वैश्विक महाशक्तियों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। इसने तुष्टीकरण की नीति अपनाई, जिसके कारण विश्व युद्ध की आधारशिला बनी। राष्ट्रसंघ पर पूंजीवादी राष्ट्रों का प्रभुत्व था। जैसे फ्रांस के लिए कहा जाता था कि फ्रांस का प्रभुत्व है राष्ट्रसंघ में, फ्रांस को सेक्रेटरीट तक कहा गया है इतिहासकारों के द्वारा। तो यानी कि राष्ट्रसंघ में केवल और केवल पूंजीवादी राष्ट्रों का को समर्थन प्राप्त था, दूसरे देशों को नहीं सुना जाता था या उनके लिए कोई भी महत्वपूर्ण सहयोग उपलब्ध नहीं था। फिर हम लोग लिख सकते हैं कि राष्ट्रसंघ की खुद की कोई सेना नहीं थी या इस तरह का कोई अधिकार नहीं था कि अगर कोई राष्ट्रसंघ के नियमों का उल्लंघन करे तो वो उन पर दबाव डाल सके, जैसा कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ के पास है। तो ये पॉइंट्स लिख करके हम ये लिख सकते हैं कि उपरोक्त आधार पर कहा जा सकता है कि राष्ट्रसंघ अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहा और द्वितीय युद्ध को वह नहीं रोक पाया। तो इस तरह से इसकी एक प्रॉपर रूपरेखा बन जाएगी इस प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है वो है आंग्ल सिख युद्ध के बारे में, एंग्लो सिख वार। तो कुल 2 युद्ध हुए थे, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 के मध्य लड़ा गया और दूसरा 1848 और 49 के मध्य। तो इससे संबंधित जो इन्फॉर्मेशंस हैं, पहले एक हेडिंग डालना है कि पंजाब के सिख राज तथा अंग्रेजों के बीच 1845-46 के बीच लड़ा गया था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, और इसका परिणाम स्वरूप सिख राज्य का कुछ हिस्सा अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बन गया था। 4 मोर्चों पे लड़ा गया था, उन चारों का डिस्क्रिप्शन लिखना है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप जब PDF मिलेगी तो उसमें भी ये लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 और 49 के मध्य, ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो साम्राज्यवादी नीति थी उसी का हिस्सा था और इसके अंतर्गत 2 संग्राम हुए, है ना, 2 युद्ध हुए, पहला चिलियावाला में और दूसरा गुजरात में, और उसके बाद पूरी तरह से सिखों का जो राज्य था वो अंग्रेजी साम्राज्य का अंग बन गया। तो कुल मिला के यह एक तथ्यात्मक प्रश्न है, आपको ये घटनाएं याद होनी चाहिए, डेट्स याद हो तो बहुत अच्छी बात है, और अंत में आपको यही लिखना है कि ये ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के कारण हुआ और अंततः ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो सफल हुई सिखों के साम्राज्य को अपने राज्य में मिलाने में। अगला प्रश्न पूछा गया अशोक के अभिलेख के बारे में। देखिए यहाँ 3 मेन इसके फॉर्मेट बनेंगे। अशोक के अभिलेख के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी, फिर उसके अभिलेखों का डिस्क्रिप्शन यानी विवरण, और तीसरी बात होगी उसका महत्व क्या है। तो उसके भूमिका में हम लोग लिख सकते हैं कि अशोक ने विभिन्न स्थानों पर शिलाओं तथा स्तंभों पर अपने विचारों को अभिलेखों के रूप में लिखवाया। ये अभिलेख उसके धर्म प्रचार का साधन भी थे। अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, कुछ खारोष्ठी और आर्यमेयिक लिपि में भी हैं। 1837 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने इन्हें पढ़ने में सफलता हासिल की। ये उसका एक डिस्क्रिप्शन हो गया। इन्हें 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। क्या क्या? पहला 14 शिलालेख, दूसरा लघु शिलालेख, तीसरा स्तंभ अभिलेख और चौथा लघु स्तंभ अभिलेख। ये चारों पॉइंट में लिखिए और जहाँ जहाँ ये पाए गए हैं, देखिए 14 शिलालेख हैं तो 14 नाम अगर आपको याद नहीं है तो जहाँ 3-4 जो नाम याद हैं, शहबाजगढ़ी पेशावर के पास, कलसी, गिरनार, सोपरा, इनका लिख दें। लघु शिलालेख रूपनाथ, गुर्जरा, सहसराम, ये लिख दें।
स्तंभ अभिलेख, इनकी संख्या 7 है। 3-4 का भी नाम अगर आपको याद है तो उसे लिखें, है ना। उसी तरह लघु स्तंभ, इस पे राजकीय घोषणाएं उत्कीर्ण हैं। सांची, रुमिंदी, कौसाम्बी और निगलीवाएँ पाए गए हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा इनका डिस्क्रिप्शन हो गया। और लास्ट में इनका महत्व क्या है, इनका इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये तो इससे एक तो जानकारी हमें प्राप्त होती है अशोक के साम्राज्य के बारे में, दूसरा उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, तीसरा उसके राजनीतिक और सामाजिक कार्यों के बारे में, चौथा ये मौर्य स्थापत्य कला के प्रमाण भी हैं कि उस समय स्थापत्य कला किस प्रकार की थी, इसकी जानकारी हम इनको देख करके लग पाते हैं। और एक भारत के समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर की ये प्रतीक भी है कि भारत प्राचीन काल से ही स्थापत्य कला में उन्नति के स्तर तक पहुंच चुका था, उन्नति थी भारत में। तो ये एक फॉर्मेट है प्रॉपर, ये सीखिए आप लोग। फिर प्रश्न पूछा गया मथुरा कला शैली की विशेषताएं लिखिए। तो पहले मथुरा कला शैली की भूमिका किस काल में हुई, तो कुषाण काल में। इससे संबंधित बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्मों से संबंधित मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों में महात्मा बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां प्रमुख हैं। कुषाण सम्राटों, राजकुमारों और सरदारों की भी मूर्तियां मिली हैं। हिंदुओं में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की मूर्तियां मिली हैं। जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। ये इसका इंट्रो हो गया। फिर विशेषताएं बलुआ पत्थर की बनी है, लाल बलुए पत्थर की। बुद्ध के मुख के चारों एक प्रभा मंडल है। बुद्ध का शीश प्रायः मुंडित है और मूछें भी नहीं है। इसमें विशालता और भौतिकतावाद है, किंतु आध्यात्मिकता नहीं है या बहुत कम है। कहीं कहीं पे मिलता है कि आध्यात्मिकता है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम है। प्रायः बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं वो खड़ी हैं और जो वस्त्र हैं वो उनके शरीर से चिपके हुए हैं। और लास्ट में कंक्लूजन लिख दीजिए कि ये एक मौलिक और विविधता से परिपूर्ण है जो मन पे गहरी छाप डालती है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का एक कोटेशन है, उनके शब्दों में भारतीय कला का इतना सृजनात्मक गुण किसी और युग में नहीं देखा गया। तो इस तरह से ये 6 मार्कर के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न था कि फाहयान का भारत वर्णन के बारे में लिखिए। तो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन वही। फाहयान एक बौद्ध भिक्षु था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। उसने भारत के यात्रा वृतांत को अपनी पुस्तक फू को की में लिखा, जो इस प्रकार है। तो पहले लिखना है राजनीतिक स्थिति, जिसके अंतर्गत गुप्तकालीन शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी है। गुप्त शासन किस प्रकार के थे, वो उदार थे, संपन्न थे। भूमि कर राज्य की आय का मुख्य हिस्सा था, है ना। ये सारी जानकारियाँ राजनीतिक स्थिति के अंतर्गत उल्लेख करना है अपने को। दंड व्यवस्था कैसी थी, अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाता था, है ना, यात्रियों को सामान की दृष्टि से देखा जाता था, ऐसा फाहयान ने लिखा है। फिर उसके बाद हमें सामाजिक स्थिति लिखनी है, फिर धार्मिक स्थिति लिखनी है। ये कंटेंट आपके पास होगा, आपने बुक्स पढ़ी होंगी, नोट्स पढ़े होंगे, इसीलिए मैं इसको पढ़ के या आपको बता नहीं रहा हूँ। यहाँ हमारा उद्देश्य ये है कि आप आंसर की फॉर्मेटिंग सीख जाएं, कि कोई प्रश्न आए तो उसको समझ के क्या लिखना है। ऐसा नहीं कि जो हमें पता है हम सब वो लिख देंगे, उससे नंबर अच्छे नहीं आते हैं। इस चीज़ को समझिए। इसका PDF भी आपको मिलेगा ही। फिर उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में उसने जिक्र किया है कि भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी, जिसमें वो कहता है कि विदेश व्यापार उन्नत अवस्था में था। भारत के पश्चिमी तट पर तांबे, सोपरा और भरूच जैसे बंदरगाह थे। भारत चीन के मध्य व्यापारिक संबंध थे। रेशम का आयात भारत करता था चीन से। अगर आपके पास समय बचता है और लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि उसने पाटलिपुत्र का वर्णन भी किया हुआ है। पाटलिपुत्र में उसने अशोक के महल को देखा, उस महल का डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि इतना समय उपलब्ध नहीं होगा, तो भारत की स्थिति के बारे में ये जो 4 प्रमुख बातें हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, इनके बारे में आपको लिखना चाहिए। अगला जो प्रश्न है वो है राजपूतकालीन सामाजिक जीवन। तो उसके लिए भी वही फॉर्मेट होगा कि एक छोटा सी भूमिका, राजपूतकालीन सामाजिक स्थिति की जानकारी तत्कालीन भारतीय विद्वानों की रचनाओं और अलबरूनी के विवरण से प्राप्त होती है, जिस प्रकार है।
अब आपकी हेडिंग्स क्या होंगी? वर्ण व्यवस्था के बारे में लिखना है कि 4 वर्ण थे, ब्राह्मणों का स्थान, क्षत्रियों का या राजपूतों का स्थान उच्च था, वैश्य और शूद्र जो थे वो निम्न स्तर में ही थे। स्त्रियों की स्थिति क्या थी, विवाह प्रथाएं क्या थी, विवाह में पॉलीगेमी यानी विवाह जो थे प्रचलन में थे, जौहर प्रथा थी, दास प्रथा, भोजन लोगों का सामान्य होता था, मांसाहारी शाकाहारी के बारे में जिक्र करना है यहाँ पे, वस्त्र एवं आभूषण के बारे में, मनोरंजन के साधन क्या क्या थे। तो इन 8 हेडिंग्स के अंतर्गत आप राजपूत कालीन सामाजिक जीवन का उल्लेख बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सब पे 2-2, 3-3 लाइन ही लिखेंगे, लेकिन जो रिलेवेंट जानकारी हो और सही हो वो लिखिए। फिर हम लोगों को प्रश्न था कि रजिया सुल्तान के समक्ष चुनौतियां कौन थी। तो सिंहासन पर बैठने के बाद रजिया को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें प्रमुख थी उसके प्रतिद्वंदियों की समस्या। उसके प्रतिद्वंदी उसके भाई के समर्थक थे और उसके भाई जो रजिया को हटा करके उसके भाई को शासक बनाना चाहते थे, तो उसका उल्लेख करना है। फिर राजपूतों का विद्रोह, जब सल्तनत में अराजकता फैली तो राजपूतों ने भी अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पाने के लिए विद्रोह कर दिया। रजिया के पास समर्थन का भी अभाव था, केवल सामान्य जनता को छोड़कर और कुछ अधिकारियों को छोड़कर उससे समर्थन नहीं था। और एक बड़ी समस्या थी कि रजिया स्वयं एक स्त्री थी, जो कि मुस्लिम जगत के में या मुस्लिम कानूनों के अनुसार रजिया का शासक बनना स्वीकार्य नहीं था लोगों को। तो ये 4 बड़ी हेडिंग्स हैं जिनके अंतर्गत हम थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर हमें पूछा गया है मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख योजनाएं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रथम के 10 वर्ष जो थे 1325 से 35, उसमें उसने बहुत नई नई योजनाओं को लागू किया, और वो योजनाएं निम्नलिखित करके हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान रखिए, केवल नाम लिखने से पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। जैसे दोआब में कर वृद्धि कर दी, उसने दोआब में कर को आधा कर दिया था और उसी समय वहाँ अकाल पड़ गया। इसकी जानकारी सुल्तान को नहीं दी गई और सुल्तान के अधिकारियों ने कड़ाई के साथ लोगों को पे दमन करना चालू कर दिया कर वसूलने के लिए, जिससे लोग पलायन करने लग गए। तो ये योजना पूरी तरह से फेल हो गई। फिर उसने कृषि विभाग की स्थापना की थी, इसे दीवाने को ही कहा जाता था। कृषि में सुधार लाने के लिए उसने बंजर भूमि या ऐसी ज़मीन जिस पे खेती नहीं होती थी, उसको भी कृषि कार्यों के उपयोग में लाने के लिए लोन देना शुरू किया। सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं होने के कारण वो सारा लोन डूब गया, अधिकारियों ने ही पैसे खा लिए, तो ये योजना भी फेल हो गई। उसने राजधानी परिवर्तन किया दिल्ली से दौलताबाद, ये योजना भी फेल हुई थी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन ने लेकर के आया, उसने चांदी और सोने के सिक्कों की जगह तांबे के सिक्कों को और कांसे के सिक्कों को प्रचलन में लाया, लेकिन वो फेल हो गया क्योंकि उसके कोई मानक नहीं थे। फिर उसने विजय योजनाएं बनाई, कराची अभियान, नगरकोट अभियान, और उसके लिए बहुत बड़ी संख्या में उसने सेना की भर्ती की। तो और ये सारी योजनाएं उसकी असफल रहीं। तो यहाँ इन 5 हेडिंग्स के अंतर्गत हमें थोड़ा थोड़ा जानकारी लिखना पड़ेगा, जिससे कि हमें पता चले कि हाँ ये योजनाएं क्या थीं। और लास्ट में कंक्लूजन के तौर पे ये बात लिखनी हो कि हालांकि वो एक योग्य और दूरदर्शी शासक था, लेकिन वह अपनी दूरदर्शी पूर्ण योजनाओं को क्रियान्वित करने में पूर्णतः असफल रहा। अगला प्रश्न था कि भारत में पुर्तगालियों के पतन के क्या कारण थे। तो वही पहले भूमिका कि यद्यप पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए, फिर भी एक दृढ़ साम्राज्य की स्थापना न कर सके। उनके पतन के निम्नलिखित कारण थे। ये हेडिंग्स हैं और इसके में आगे आपको 1-2 पॉइंट लिखना ही पड़ेगा। जैसे पहले अल्बुकर्क के बाद जो उसके उत्तराधिकारी हुए वो अयोग्य थे, भ्रष्ट शासन व्यवस्था हो गई उनकी, रिश्वत खाने लग गए, धार्मिक असहिष्णु थे, उन्होंने हिंदुओं को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था, व्यापारिक हितों के लिए अनुचित कार्य किए उन्होंने, रिश्वत देना, भ्रष्टाचार फैलाना, उनके पास संसाधन भी सीमित थे। उसी समय मुगलों का उत्थान भी हुआ, तो मुगलों से भी उनको स्ट्रगल करना पड़ा।
यूरोपीय शक्तियों की प्रधानता भी उनके लिए उनकी इस असफलता का कारण बनी, क्योंकि उनके बाद कई यूरोपीय कंपनियां आ गई, डच आ गए, अंग्रेज आ गए, फ्रांसीसी आ गए। फिर ब्राज़ील की खोज हो गई थी, तो पुर्तगालियों ने ब्राज़ील पे ज़्यादा ध्यान दिया बजाय भारत के, तो उन्होंने भारत को लगभग ध्यान नहीं दिया। अच्छा, इन कारणों से धीरे धीरे विभिन्न क्षेत्र उनके हाथों से निकल गए और उनके पास केवल गोवा, दमन और दीव ही रह गया, जो 1961 तक उनके पास था। 1961 में भारत सरकार ने उसे मुक्त कराया। तो इस तरह से ये आपका एक आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के क्या कारण थे। तो पहले एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन कि क्रिप्स मिशन की असफलता से भारतीय जनता का ब्रिटिश सरकार से विश्वास उठ गया था और 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया और कांग्रेस ने महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए अधिकार दिया था। अंग्रेजों को जब ये बात पता चली तो 9 अगस्त को ही उन्होंने गांधी जी और कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, जिससे कि यह आंदोलन एक नेतृत्व विहीन आंदोलन हो गया। अच्छा, गांधी जी ने इसके लिए स्पष्ट रूपरेखा नहीं बनाई थी। वो ये तो उन्होंने संदेश दे दिया कि अंग्रेज़ों को भारत से हटाना है, अंग्रेज़ों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी है। जैसे उन्होंने करो या मरो का नारा दिया, डू और डाई का नारा दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि करना क्या है। तो स्पष्ट रूपरेखा नहीं थी, जिसके अभाव में आंदोलन हिंसात्मक हो गया। अलग अलग क्षेत्रों में जनता ने अलग अलग रुख अख्तियार कर लिया, रुख अपना लिया, लूटपाट होने लग गई और इसी का सहारा लेकर के ब्रिटिश सरकार ने कठोर दमनात्मक नीति अपनाई। उन्होंने दमन करना चालू कर दिया, पकड़ना, जेल में भरना, मारना, जिससे कि यह आंदोलन दब गया। हालांकि यह तात्कालिक रूप से सफल नहीं रहा, लेकिन हाँ, इसने एक लहर उत्पन्न की थी, स्वतंत्रता के लिए लोगों के अंदर एक भावना उत्पन्न की थी। तो पूरी तरह इसको असफल नहीं कहा जा सकता। ये हमको लास्ट में मैंने यहाँ नहीं लिखा है, बट आप कंक्लूजन में लिखें। इस वीडियो में मैंने केवल फॉर्मेट पे डिस्कस किया है, 1 to 1 लाइन डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि मेरा मानना है कि आप सभी लोग पढ़ चुके हैं, आपके पास नोट्स हैं, बुक्स हैं। तो कंटेंट आप अपने इकट्ठा करें और फॉर्मेट यहाँ से सीखें कि कैसे हमें लिखना होता है, प्रेजेंटेशन पार्ट कैसे होना चाहिए, क्योंकि अधिकांश लोग प्रेजेंटेशन में कमज़ोर रह जाते हैं। तथ्यात्मक जानकारी को सही लिखें। अगर प्रश्न नहीं बनता है तो दोबारा उसे पढ़ें, कुछ भी ना लिखें। धन्यवाद।